नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने पिता से इतना प्रेम होता है कि वो अपने पिता की मृत्यु होने के बाद भी उनका साथ छोड़ने को राज़ी नहीं होता। इस चीज़ का भुगतना बाद में उसके पूरे परिवार को भी पड़ता है। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वंश नाम के एक लड़के के साथ, जो कि अपने फैमिली के साथ एक शहरी क्षेत्र में रहता था। वंश अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उनसे कुछ पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने अपना सारा काम छोड़ करके अपने पिता के साथ बैठने के लिए ही एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था, जहां वो और उसके पिता बैठा करते थे। वो अपने पिता से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता था। मगर होता क्या है, किसी कारणवश इसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी उस बीमारी में मृत्यु हो जाती है। जब वंश को ये पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दुख उसे ही था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपने पिता से प्यार करता था। लेकिन इसके बाद में एक ऐसी चीज़ की शुरुआत होती है जो कि इस पूरे परिवार को हिलाने वाली थी। वंश जब उससे कहा जाता है कि अब तुम्हें अपने पिता का क्रियाक्रम करना है, तो वंश इस बात से मुकर जाता है। वो मना करने लगता है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने पिता के साथ ही रहूँगा, मैं इनकी बॉडी को जलने नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं मेरे पिता इस शरीर में थे, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखूँगा। इनके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वो सब वंश को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वंश ऐसा ना करे, इससे आत्मा तृप्त नहीं होती और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। लेकिन वंश इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मैं अगर पिता के शरीर को अपने साथ रखूँगा तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे साथ रहेंगे। मैं उन्हें कहीं से अपने से अलग नहीं होने दूंगा कहीं भी। अब और लोगों को बुलाया जाता है, परिवार वालों को बुलाया जाता है और पंडितों को बुलाया जाता है। वो सब मिलकर वंश को समझाने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि इससे तुम्हारे पिता को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उनका शरीर अगर जलेगा नहीं तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ उनको होगी, सड़न सी होगी शरीर में, अंदर ही अंदर सड़ जाता है शरीर। ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। जब इतना फोर्स करके लोग उसे समझाते हैं तो वो इस बात पे फाइनल होता है कि मैं अपने पिता की अस्थि अपने साथ ही रखूँगा। चाहे उनके शरीर को जला दिया जाए, लेकिन मैं अस्थियों को विसर्जित नहीं करूँगा। चाहे आप कितना ही कह लो, मैं उनको विसर्जित नहीं करूँगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अब जब इस चीज़ को सब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि चलो किसी न किसी तरीके से क्रियाक्रम करने को तो माना, क्योंकि डेड बॉडी घर में रखी हुई ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो पहले उससे कहते हैं कि चलो उस चीज़ के लिए बाद में समझा लेंगे इसको, अस्थियों को विसर्जित करने के लिए फिलहाल क्रियाक्रम करवाते हैं। अब वंश अपने पिता का क्रियाक्रम करता है। क्रियाक्रम करने के बाद में जब उनकी जो अस्थियाँ होती हैं पिता की, वो वंश के हाथ में आती हैं, तो वो उसे विसर्जित करने को मना कर देता है। परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं कि वंश समझ जाए, मगर वो मानता नहीं है। वो अपने पिता की अस्थियों को लेकर के घर में आ जाता है और घर में आने के बाद में उनके लिए एक अलग से मंदिर टाइप का बना देता है और उनकी पूजा करना शुरू कर देता है अपने पिता की। इस चीज़ को होते होते 2 या 3 दिन करीब बीत जाते हैं। जब आत्मा को, जो उसके पिता की आत्मा थी वंश के, उसे यह पता चलता है कि उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ, उसकी जो अस्थि हैं वो विसर्जित नहीं हुई हैं, तो वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाती है और वो रात के टाइम में जब 2-2:30 बजे का समय होता है, उस समय अचानक से वंश के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। वंश सोते सोते अचानक से उठता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। सभी लोग वंश की चिल्लाने की आवाज़ सुन करके उठते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि वंश चिल्ला रहा है और वंश के पास जब सब लोग पहुंचते हैं तो वंश बताता है कि मैं वंश का पिता हूं और तुमने मेरी इसके विसर्जित क्यों नहीं करा। अब जो है तुमने ऐसा नहीं करा, अब इसकी सज़ा मैं वंश को दूंगा। इसने नहीं करा ना मेरी अस्थियों को विसर्जित। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, आप माफ़ कर दो इनको, ऐसा मत करो। मगर वो मानते नहीं हैं। वो कहने लगते हैं कि नहीं, अब मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। 3 दिन तक मैं इसके शरीर में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आया करूंगा और 3 दिन बाद मैं वंश को अपने साथ ले जाऊंगा। वो ऐसा कहते हैं। अब पूरा परिवार
हाथ जोड़ने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम और इसके हाथों विसर्जित करवा देंगे। लेकिन वो मानते नहीं हैं और चले जाते हैं। अब अगले दिन की सुबह, रात भर वंश को होश नहीं आता, अगले दिन की सुबह वंश को होश आता है। वंश की आत्मा अपने शरीर में ही होती है। जब वंश को होश आता है तो वो सबसे पूछता है कि सब लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और सब चुप क्यों हैं। तो सब लोग जितने भी थे वो सब वंश को सारी बातें बताते हैं कि तेरे पिता तेरे शरीर में आए थे। मगर वंश इस बात को नकारने लगता है, कहने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, और मेरे पिता होंगे, मेरे साथ होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो मेरे शरीर में आए तो मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, तुम लोग मुझसे जानबूझ के ऐसा कह रहे हो ताकि मैं उनकी अस्थियाँ विसर्जित कर दूँ। तुम इस चीज़ से किलस रहे हो, इसलिए मुझे कहानी समझा रहे हो। सब लोग जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वंश नहीं मानता इस बात को। अब रात का टाइम आता है। रात के टाइम में जैसे ही अंधेरा होता है, अचानक से वंश के शरीर में फिर से उसके पिता आ जाते हैं और वो खाने की मांग करते हैं। तो सब लोग उनसे पूछते हैं क्या खाओगे, तो वो उन्हें नॉन वेज और शराब वगैरह बताते हैं। तो जितने भी परिवार वाले थे वो ना चाहते हुए भी उसके लिए लेकर आते हैं सब नॉन वेज, वंश के शरीर में जो पिता थे उनके लिए। जब वो सब खा लेते हैं और खाने के बाद में जब वो चले जाते हैं और अगले दिन जब वंश को होश आता है, तो अब की बार इन परिवार वालों ने क्या करा था, इन्होंने वंश के शरीर में उनकी वीडियो बना ली थी, यानी वंश की वीडियो बना ली थी। और फिर ये वंश को वीडियो दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि देख तू ये कर रहा था, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तेरे शरीर में वाकई में तेरे पिता आ रहे हैं, उन्हें मोक्ष नहीं मिला है और वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं 3 दिन बाद तुझे ले जाऊँगा, ऐसी बातें कह रहे हैं। तो वो वंश कहता है कि अच्छा, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अपने पिता के साथ रहूँगा, मैं लेकिन उनकी अस्थियों को विसर्जित नहीं करूँगा, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं, मुझे इस चीज़ से खुशी है। और इसके बाद में वंश ये देखने के बाद में भी अपने पिता की जो अस्थियाँ जहाँ रखी थी वहाँ जाता है और वहाँ पूजा करने लगता है। उनके लिए अलग अलग मिठाइयाँ मंगवाता है, उनको चढ़ाता है, हाथ जोड़ने लगता है उनके। यानी आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा लगाव एक तरीके से देख सकते हो इस कहानी में, एक बेटे का अपने पिता के लिए। अब अगले दिन की रात आती है, मतलब उसी दिन की रात के टाइम में जब दोबारा से ऐसा होता है कि वंश के शरीर में उसके पिता आते हैं, तो अब की बार वो गुस्से में नहीं होते हैं। वो देखते हैं कि वंश ने मेरी इतनी पूजा करी, मेरे लिए मिठाई लाया, और वो इस चीज़ को देखते हैं कि मतलब वंश मुझसे बहुत प्यार करता है। तो परिवार वालों से कहते हैं कि नहीं, अब मैं ना जा रहा, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अब मैं वंश के साथ ही रहूँगा और मैं मारूँगा नहीं इसको, अब मैं इसके शरीर में ही रहूँगा, रात के टाइम में मैं रहा करूँगा और दिन के टाइम में तुम अपने बेटे वंश के साथ रहना, ऐसा वो कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि अब मैं खुश हूँ, मुझे दुखी नहीं। और वो जितना भी मीठा वंश ने चढ़ाया होता है वहाँ पे उस सबको खा लेते हैं। और खाने के बाद में रात इसी चीज़ में कट जाती है और वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कोई बात ही नहीं हो और वो इसी शरीर में रहते हो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और उस रात को ऐसे ही काट देते हैं। अगले दिन सुबह जब वंश को होश आता है और उसे दिखता है कि उसके पिता ने ये सब खा लिया जो उसने रखा था पूजा के लिए, तो वंश बहुत खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पिता मेरे शरीर में ज़िंदा हैं एक तरीके से, और वो मेरे शरीर का यूज़ करके दोबारा से इस जीवन को जी पा रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है वंश को, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। जो पंडित जी हैं वो जब इस हालात को देखते हैं, इनके परिवार से जो जुड़े जो पंडित थे, तो वो ये बताते हैं कि ये जो आत्मा है इसे ये नहीं पता कि ये इस शरीर में अगर ज़्यादा टाइम तक आएगी तो वो शरीर को नुकसान पहुँचाती है। अक्सर ऐसा जब होता है कि किसी शरीर में आत्मा होती है तो धीरे धीरे उस शरीर के जो अंग होते हैं वो सड़ने लगते हैं, ऐसा होता है, और 40 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आत्मा को पता नहीं होती है और वंश इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। पंडित जी ये बात बताते हैं और वो कहते हैं किसी न किसी तरीके से इससे छुटकारा तुम्हें छुड़ाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, वरना तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। 40 दिन के अंदर ये जो शरीर है इसके सारे अंग सड़ जाएंगे। पंडित जी बताते हैं कि ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि जो सांसें होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति जब जीवन में मतलब धरती पर आता है तो वो अपने लिए गिनी हुई सांसें लेकर आता है, लेकिन जब बंदे की किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके जीवन में सांसें नहीं बची होती हैं, इसलिए वो दूसरे शरीर को एक तरीके से अंदर से सड़ाने लगता है, क्योंकि उसके लिए जीवन नहीं है। वो किसी और को मिला था शरीर और वो उसमें आ नहीं पा रहा, कोई दूसरी आत्मा उस शरीर को यूज़ कर रही है, इसलिए वो शरीर अंदर से सड़ने लगता है और वो शरीर ख़त्म हो जाता है।
खैर ये सब चीज़ जब पूरे परिवार वालों को पता चलती है तो वो इसके बाद में सारी एक तरीके से मीटिंग बिठाते हैं अपने परिवार वालों की और सोचने लगते हैं कि क्या करा जाए। तो पंडित जी ही उन्हें एक रास्ता बताते हैं। पंडित जी वंश के घर वालों से कहते हैं कि तुम वंश को जब दिन के टाइम में वंश हो तो उसे अपने पर्सनल तरीके से समझाओ और उससे ये कहना कि समाज को दिखाने के लिए हम तुम्हें दूसरा घड़ा दे देंगे, मतलब दूसरा जिसमें अस्थियाँ होंगी, दूसरा घड़ा दे देंगे और तुम उसे विसर्जित कर देना समाज को दिखाने के लिए, और नॉर्मल दुनिया के लिए तुम ऐसा कर देना, और बाकी तुम जो उनकी एक्चुअल हो अस्थियाँ उससे अपने साथ ही रखना और उसकी पूजा करना जैसे तुम चाहते हो। ऐसा तुम वंश को समझाना। लेकिन जब ऐसा होगा तो एंड मौके पर हम किसी तरीके से लोटे को जिसमें अस्थियाँ होंगी उसे बदल देंगे और किसी तरीके से हम ऐसा करेंगे कि वंश के हाथों ही उसके पिता की जो मोक्ष के लिए क्रिया होती है वो की जाएगी। कुछ इस तरीके से तुम्हें बात करनी पड़ेगी। अब जब इस बात को वंश के परिवार वाले सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि इस चीज़ को करा कैसे जाए। तो वो फाइनली ये प्रोग्राम बनाते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग उसे इस तरीके से बताएंगे कि समाज को दिखाने के लिए करो, ऐसा करना ज़रूरी है ताकि तुम शांति से रह पाओ। वरना जितने भी परिवार वाले हैं वो हमेशा मतलब तुमसे बार बार ये कहते रहेंगे कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हें नॉर्मली अगर ज़िंदगी जीनी है तो इस काम को समाज को दिखाने के लिए कर दो। अब वंश जब इस बात को सुनता है तो वो इस बात को मान जाता है। अब अगले दिन का टाइम आता है। अगले दिन जब सुबह के टाइम में वंश आता है तो ये लोग चुपके से वो जो अस्थियों वाला जो लोटा था उसे वंश के हाथ में दे देते हैं, वंश को बिना पता लगे। और वहाँ पे जो इनके घर में लोटा था जो वंश को लग रहा था कि एक्चुअल अस्थियाँ हैं उसमें, वहाँ पर मिट्टी से भरा लोटा रख देते हैं और उसे बंद कर देते हैं वंश को दिखाने के लिए कि इसमें असली अस्थियाँ हैं और तुम जो है वो नकली मिट्टी बहाने के लिए जा रहे हो समाज को दिखाने के लिए। अब वंश शमशान घाट के पास ही, इनके पास गंगा थी वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद में जैसे ही वंश उसको गंगा में सराहने वाला होता है, अचानक से ही क्या होता है, जो वंश के पिता थे उनकी आत्मा वंश के शरीर में आ जाती है कि ये क्या करवा रहे हो, मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाह रहा हूँ और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इस चीज़ को लिए। अब जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करती हैं, पंडित जी वहाँ पे पीछे ही खड़े होते हैं। उन्हें पता था कि ऐसा ज़रूर होगा, वो ट्राई ज़रूर करेगी आत्मा इस शरीर में रुकने के लिए। जैसे ही ऐसा होता है पंडित जी को पता चलता है, पंडित जी वंश को गंगा में धक्का दे देते हैं। वंश गंगा में अस्थियों के सहित गिर जाता है। अस्थियाँ जो हैं वो वंश के हाथों ही गंगा में चली जाती हैं। जैसे ही अस्थियाँ चली जाती हैं वंश के शरीर में से वो जो उसके पिता की आत्मा थी वो चली जाती है। वंश अपने शरीर में ही आ जाता है। अब वंश ये सोचता है कि मुझे किसने धक्का दिया। तो पंडित जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही गिर गए, पैर फिसल गया वो तुम्हें किसी ने धक्का नहीं दिया। वंश को पता नहीं चलता। वंश को पंडित जी वापस बाहर निकाल लेते गंगा से और वंश वहाँ पे डुबकियाँ लगा करके गंगा में जैसे पूजा होती है समाज को दिखाने के लिए पूजा करके घर में आ जाता है। और वंश ये सोचता है कि घर में जो है उसके असली पिता की अस्थियाँ हैं, जबकि असली पिता की अस्थियाँ वो सरा के आ चुका होता है गंगा में। अब जब ऐसा होता है तो पूरे परिवार को भी सुकून मिलता है ये सब होने के बाद में। अब वंश को घर में वो जैसे अपने पिता की पूजा करता था वैसे ही वो पूजा करता रहता है। आज भी वंश अपनी उसी जगह पे अपने पिता की पूजा करता है, उनकी अस्थियों की। उसे नहीं पता कि इसके अंदर मिट्टी है, वो केवल मिट्टी की पूजा कर रहा है, उसे नहीं पता। वो आज भी उसे अपने पिता समझ के पूजा करता रहता है। बस वो ये सोचता रहता है कि अब पिताजी मेरे शरीर में नहीं आते। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती। इनके परिवार वालों ने इस चीज़ को आज तक वंश से राज ही रखा है कि ये जो है तुम मिट्टी की पूजा कर रहे हो और अपने पिता की पूजा नहीं कर रहे। लेकिन वंश आज भी अपने पिता से उतना ही प्यार करता है और वो उनकी पूजा करता रहता है। खैर इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कोई ऐसी बात जो आज की इस कहानी में आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उस बात का ज़रूर जवाब दूंगा। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। अब की बार ये कहानी लगभग महीना भर हो गया मेरे को कहानी नहीं डाली मैंने, तो मैं किसी कारणवश व्यस्त था बहुत ज़्यादा। मगर अब मैं कोशिश करूँगा कि लगातार कहानियाँ डालूँ, ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि ऐसा सही नहीं है। काफ़ी सारी कहानियाँ ऑलरेडी मुझ पर पड़ी हुई हैं मगर मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। खैर इस बात को आप साइड में रखते हैं। अब अगर आपको कहानी ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट
ज़रूर करना। और इसके अलावा अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरे सपोर्ट करिए। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।